हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ मध्यकालीन इतिहास का चैप्टर नंबर 6। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, 5 वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं इस सीरीज की। तो ये सीरीज का छठा चैप्टर है और इसमें हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है फ्रेंड्स, 13वीं सदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे कि पहले अगर किसी ने वीडियो ना देखी हो तो पहले वो आप उन 5 पार्ट को देख लें, यानी उन 5 चैप्टर को देख लें। उसके बाद आप दिल्ली सल्तनत को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं जैसा कि हर बार बोलता हूँ, इससे पहले हम मुगल काल कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 12 से लेकर 21 तक। तो डायरेक्ट आप मुगल काल भी पढ़ सकते हैं। अगर आप शुरू से ही पढ़ना चाहते हैं तो शुरू से 1 नंबर चैप्टर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप 1 से 5 पार्ट देख लें, फिर छठा देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद 7वां पार्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लें और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहें, क्योंकि PPCS का एग्ज़ाम 12 जून है आई थिंक उसकी डेट। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हो सकता है कि मैं अगले संडे तक, जैसा कि मैंने कहा था आपको ना, 2019, 2020 और 2021 का जो UPPCS का प्री का पेपर है वो प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट संडे तक हो जाएगा। मैंने 1-2 जगह बात की है तो बोला है हाँ मिल जाएगा, बट वो कहीं पड़ा हुआ है तो वहाँ से वो मंगवा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक अगले संडे यानी नेक्स्ट संडे तक वो आ जाएगा। तो मैं मंडे को हो सकता है आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँ तीनों चैप्टर, तीनों पेपर की। ठीक है फ्रेंड्स, एक 3 वीडियो बना दूंगा एक एक पेपर की। ठीक है फ्रेंड्स, 2019, 20 और 21 की। तो ठीक है फ्रेंड्स, लग जाओ जोर शोर से। दिन काफ़ी कम बचे हुए हैं। अब फरवरी का महीना तो पता ही नहीं चल रहा, कि ऐसा लग रहा है पता नहीं घड़ी को कोई रिमोट से चला रहा हो, इतनी तेज़ भाग रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपने लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। दिल्ली सल्तनत है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऊपर हमारे लिए कुछ था नहीं तो इसलिए हमने उसके स्किप कर दिया है। तो लास्ट वीडियो हम इसे देख चुके हैं, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मोहम्मद गौरी था ना। ठीक है फ्रेंड, इससे यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मुइजुद्दीन, जिसे हम मोहम्मद गौरी भी कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स, की जगह 1206 में उसके एक तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ले ली। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मर जाता है तो सारा राजपाट इसके अंडर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है फ्रेंड्स, और इस कुतुबुद्दीन ऐबक से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन ये बना हुआ कि किसे लाख बख्श की उपाधि दी जाती है या किसे लाख बख्श कहा जाता था। तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था क्योंकि ये लाखों का दान करता था। ठीक है फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, यानी कि रजिया का फादर। उसे हम आगे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ गए होगे थोड़ा मोटा मोटा। तो मोहम्मद गौरी तो मर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो 1206 में जो इंडिया का राजपाट था ना, जो भी इसने जो क्षेत्र जीते हुए थे, तो इसके गुलाम के अंडर आ जाते हैं और उस गुलाम का नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। मुइजुद्दीन का एक और गुलाम था, गुलाम यलदूज। ठीक है फ्रेंड्स, मुइजुद्दीन यानी मोहम्मद गौरी का एक और गुलाम था, गुलाम यलदूज, जो गजनी में तख्त पर बैठा था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो गजनी में बैठा था ना, वो देखना क्या कहता है, गजनी के सुल्तान के रूप में यलदूज दिल्ली पर भी हुकूमत का दावा करता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मतलब कहता था मैं गजनी का भी हूँ शासक और दिल्ली का हूँ, अर्थात दिल्ली में तो सेंटर है, क्योंकि केंद्र की सरकार भी दिल्ली वगैरह में है। तो दिल्ली में अगर जो कोई मतलब उस टाइम जो हमारा मेन फोकस होता था ना युद्धों का, इन योद्धाओं का, या किसी भी बाहरी आक्रमण के जो ये आए वगैरह थे हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए, उनका मेन जो फोकस था ना वो सेंटर पे था। और सेंटर में आज भी दिल्ली है और पहले भी दिल्ली थी। ठीक है फ्रेंड, मतलब अगर दिल्ली को जीत लिया ना तो मतलब पूरे, मतलब यहाँ दिल्ली से लेकर इधर अफ़गानिस्तान तक और इधर पाकिस्तान तक सारा कुछ अपने अंडर है। ठीक है फ्रेंड, सब दिल्ली इसमें बैठे बैठे ही हैंडल होता था। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लो इसका दूसरा गुलाम आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा गुलाम इल्तुतमिश था, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये क्या कहते हैं, ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक, यही लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में चौगान यानी कि पोलो। ठीक है फ्रेंड्स, पोलो जो घोड़े पे बैठ के खेली जाती है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक यानी ऐबक 1210 में चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन बनाइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो वो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर गया था, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। बाकी ये लिखा तो आगे है, खेलते हुए घोड़े पर गिरा, जख्मी होकर चल बसा, इससे हमारा कोई देना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको स्ट्रेट एंड सिंपल लिखना है, अपना सेंटेंस क्लियर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि एग्जामिनर के दिमाग में आपकी लाइन सीधी हिट करे। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने सिंपल भाषा में लिखा है। ऐबक 1210 में पोलो यानी चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उसकी जगह उसके दामाद ने ले ली। दामाद का नाम था इल्तुतमिश। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल ही लिखा हुआ है, सिंपल स्ट्रेट वे में, तो हम थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। इस तरह वंश का आधार सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह वंश का सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह वंश का सिद्धांत आरंभ से ही बेकार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है उसके काम है सिर्फ लास्ट में वर्ड लेना के। इल्तुतमिश के सत्तारोहण के समय अली मर्दान खान ने स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा घोषित कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इधर ऐबक के साथ एक गुलाम कुबाचा ने खुद को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित करके लाहौर और पंजाब पर कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुबाचा भाई है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। राजपूतों ने भी अपनी स्वतंत्रता जताने का अवसर मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये लड़ झगड़ रहे थे, तो इधर राजपूत ये सोच रहे थे हम किसी से कम थोड़ी हैं, तो इनको भी अपनी स्वतंत्रता जताने का मौका मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, कालिंजर और उन्होंने, ठीक है फ्रेंड्स ये है ना, और उन्होंने कालिंजर, ग्वालियर, अजमेर और बयाना समेत पूर्वी राजस्थान एक सेकंड फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूर्वी राजस्थान थे जो तुर्क वगैरह का शासन कर रहे थे ना वहाँ, तो उनका जो भी शासन वगैरह था वो उखाड़ फेंका है, या उनकी गुलामी को उतार फेंका है, या उनके शासकों को वहाँ से खदेड़ दिया होगा। मतलब तुर्क शासन की जो भी सत्ता वगैरह थी ना, उनको वहाँ से खदेड़ दिया है, या उनके शासन को झंडा उतार फेंका है। आप ऐसे याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आरंभिक वर्षों में इल्तुतमिश का ध्यान उत्तर पश्चिम पर लगा रहा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि चैप्टर रात को पढ़ा था मोटा मोटा, तो थोड़ा पेंसिल से डार्क नहीं कर पाया मैं। ठीक है फ्रेंड्स, आरंभिक वर्षों में इल्तुतमिश का ध्यान उत्तर पश्चिम की ओर लगा रहा। ख्वाज्जिम साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, और उसकी सीमा अब सिंध तक फैल चुकी थी। इस खतरे को टालने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर पर कूच किया और उस पर अधिकार कर लिया। मतलब इन ख्वाज्जिमों से लड़ने के लिए इल्तुतमिश खुद लाहौर की तरफ आता है और उस पर अधिकार कर लेता है। 1218 में ख्वाज्जिम साम्राज्यों को मंगोलों ने नष्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत इन्होंने कर दिया, थोड़ा बहुत इल्तुतमिश ने कर दिया होगा, थोड़ा बहुत बचा होगा, तो इधर मंगोल आ जाते हैं, उन्होंने इनका सफाया कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इल्तुतमिश ने मुल्तान और कुछ उच्च से कुवाचा को खदेड़ भगाया। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये कुवाचा बैठा था ना मुल्तान इधर पाकिस्तान में, तो इल्तुतमिश ने मुल्तान और उच्च से कुवाचा को बाहर खदेड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बंगाल और बिहार में इवाज नाम से एक व्यक्ति जिसे सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण कर रखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, बंगाल और बिहार में इवाज नाम के एक व्यक्ति ने, जिसने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण कर रखी थी, स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे देखते हैं ये आगे क्या करता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1226-27 में लखनौती के पास इल्तुतमिश के छोटे बेटे से लड़ते हुए इवाज खान की पराजय हुई और वह मारा गया। ठीक है फ्रेंड्स, इल्तुतमिश के बेटे ने इवाज खान को निपटा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लगभग उसी समय इल्तुतमिश ने ग्वालियर और बयाना को फिर से पाने के लिए कदम उठाए, और अजमेर और नागौर भी उसके नियंत्रण में आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, अजमेर और नागौर भी उसके नियंत्रण में आ गए। ये नागौर, ये हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है, महेंद्रगढ़ का ज़िला है ये नागौर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। रजिया सुल्तान। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में कहानी सुनना चाहोगे?
ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, पहले इसको निपटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत दिन हो गया आप लोगों को कहानी नहीं सुनाई मैंने। इल्तुतमिश अपने जीवित बेटों में से किसी को भी गद्दी के योग्य नहीं समझता था, क्योंकि आप इसको पढ़ लो ना, फिर जब मैं कहानी सुनाऊंगा ना आप खुद ही समझ जाओगे कि वो कहानी का क्या सार है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि इल्तुतमिश के ना 3-4 बेटे थे और वो सारे नालायक थे। नालायक मतलब जो गांव में कहते थे ना, पूरे ढीठ थे, मतलब कुछ करते धरते नहीं थे, तो मतलब उनको ना ये योग्य नहीं समझता था गद्दी पे बैठने के लिए। ठीक है फ्रेंड, आखिरकार इसने ना फैसला किया, ये देखिए लिखा है ना, आखिर उसने अपनी बेटी रजिया को तख्त का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इल्तुतमिश के वजीर निजाम उल मुल्क ने रजिया के दावे का समर्थन नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, इल्तुतमिश के दरबार में ना कुछ तुर्क सरदार थे, कुछ अमीर सरदार थे ना, लगभग 30-40 थे वो। तो वो मतलब ये चाहते थे कि ये हम में से कोई राजा बन जाए, क्योंकि उस टाइम लेडीजें वगैरह शासन नहीं करती थी। तो ये इल्तुतमिश ये कहता था कि जो इसके बेटे थे ना, 4-5 वो नालायक थे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले मैं आपको कहानी सुना देता हूँ, फिर आपके नाम पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, कहानी ये थी, सुनो ध्यान से सुनना और जल्दी स्टार्ट करेंगे और जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है, फिर वीडियो की तरफ भी ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहानी ये थी, मतलब इल्तुतमिश ना बीमार वगैरह पड़ गया, तो इसके जो 4 बेटे थे ना, 3-4 थे, तो ये मतलब बिल्कुल ही नालायक थे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसने सोचा कि लड़के तो कुछ कर नहीं रहे, तो अपनी जो वंश वेल वगैरह थी ना, जो कुछ कर सकती है वो मेरी बेटी कर सकती है, रजिया सुल्तान। तो इसने उसे गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब गद्दी पर बिठा दिया। रजिया उस टाइम छोटी थी, दादानी 12-13 साल की होगी, तो उस टाइम गद्दी पर बैठ गई आई थिंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके जो क्या कहते हैं, इल्तुतमिश के दरबार में एक वो था, जो इल्तुतमिश के दरबार में एक था याकूब नाम का हफ्सी था। मतलब हफ्सी तो आप जानते हो, ये काले वेस्ट इंडीज वगैरह के, जो ये अफ्रीका के काले काले हैं ना, इनको हफ्सी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये शायद क्या कहते हैं, अबसीनिया एक देश था, उसका हफ्सी था एक, क्या कहते हैं, याकूब नाम का। ठीक है फ्रेंड्स, तो राजा के बाद ना सबसे दूसरा पद, जो इम्पोर्टेंट पद था ना, वो अस्तबल में जो घोड़ों का जो देखभाल करता था ना, क्योंकि मैंने घोड़ों के ऊपर आपको बताया था कि उस जैसे आज के टाइम ओडी चलती है ना एकदम फर, तो उसी टाइम युद्ध वगैरह में सबसे ज़्यादा घोड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता था। और घोड़ों का जो अस्तबल का प्रधान था ना, वो राजा के मतलब पद के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पद था। तो वो हफ्सी उस टाइम मतलब अस्तबल का प्रधान था, मतलब वो दूसरे नंबर पे आता था। तो वो ये छोटी सी रजिया सुल्तान एक गद्दी पर बैठी थी, तो इल्तुतमिश ने एक दिन उसे बुलाया, याकूब को, जो अस्तबल का प्रधान था, तो उसको कहा कि ये मेरी बेटी और ये मतलब आज से इस राज्य की करता धरता है, तो आप ना इसे शुरू से ही ट्रेंड करो, मतलब घुड़सवारी सिखाओ, तलवारबाजी सिखाओ, सब कुछ सिखाओ। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो मतलब राजा का हुक्म कैसे टाल सकता था, और ऊपर से इसकी बेटी राजा बन गई है, तो ये भी हाँ कर देता है, बेचारा सीधा साधा सा होता है। लेकिन उसी टाइम जब रजिया छोटी होती है ना, तो रजिया का एक चाइल्डहुड फ्रेंड, मतलब बचपन का एक दोस्त होता है, मित्र, जिसका नाम अल्तुनिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो अल्तुनिया मतलब दोनों छोटे छोटे होंगे, तो रजिया सुल्तान बचपन में ही ना मतलब अल्तुनिया को प्रॉमिस कर देती है कि मैं जीऊँगी भी तेरे साथ और मरूँगी भी तेरे साथ। मतलब अभी हम छोटे हैं, मतलब आने वाले टाइम में मैं तेरे साथ ही शादी करूँगी और किसी के साथ शादी नहीं करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ इसने प्रॉमिस कर दिया अपने बचपन के फ्रेंड को, मतलब फ्रेंड ही था उस टाइम। तो जैसे धीरे धीरे बड़े हुए ना, तो रजिया भी बड़ी होती गई और ये याकूब भी था। अब याकूब मतलब सॉलिड बंदा था, अस्तबल का प्रधान था, तो ये इसे ट्रेंड करने में लगा हुआ था, इधर तलवारबाजी घुड़सवारी सिखाने में। तो जैसे जैसे ये नज़दीक आते गए ना, तो मतलब इन दोनों के बीच में भी दोस्ती होगी, याकूब के और रजिया सुल्तान के बीच में। तो अब वो भी बड़ा हो गया, अल्तुनिया, जिसको बचपन में प्रॉमिस किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे जैसे ये मतलब नज़दीक आते गए, वही बात है कि फ्रेंडशिप फिर थोड़े दिन बाद प्यार में बदल गई। फिर अब जब ये दोनों लोग मिलने लगे, क्योंकि वुड इसे ट्रेंड कर रहा था, तो ये देख के ना अल्तुनिया को गुस्सा आ जाता था कभी कभार
कि भाई प्रॉमिस मेरे साथ किया हुआ है और तू घूम इसके साथ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप इंजॉय कर रहे होगे कहानी को। तो फिर वो अल्तुनिया आता है रजिया के पास, कहता है तूने बचपन में मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि मैं तेरी हूँ तेरी ही रहूँगी, ऐसा कुछ कहा था तूने, प्रॉमिस किया था। तो वो कहती हाँ मुझे याद था और याद है, तू टेंशन मत ले, मैं तेरी ही हूँ। तो ऐसे गोली देती रही वो। ठीक है फ्रेंड्स, अब गोली कब तक दे। अब दो दो फ्रेंड है, एक अल्तुनिया और एक इधर याकूब, इसका फ्रेंड हफ्सी, जो धीरे धीरे इससे ये प्यार करने लगी। तो एक दिन रजिया, मतलब रजिया तो मतलब सासका बनी गई थी, तो रजिया ने एक दिन याकूब को बुलाया, नहीं याकूब को नहीं, अल्तुनिया को बुलाया और इसको कहा। तो इसने मतलब अपना माइंड लगाया, तो इसने सोचा कि इसे अल्तुनिया को ना थोड़े दूर भेज दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो रजिया ने अल्तुनिया से कहा कि हम तुम्हें ना क्या कहते हैं, पटियाला का तुम्हें गवर्नर बना देते हैं, मतलब शासक बना देते हैं। तो वो बेचारा सीधा साधा था, तो वो भी टेंशन में आ गया कि अगर मैं पटियाला चला जाऊंगा तो फिर ये याकूब से कहीं ये शादी ना कर ले, या याकूब इससे शादी ना कर ले। तो वो भाई महारानी का हुक्म कैसे टाल सकता था, तो वो मतलब उसने रजिया की बात मान ली और वो चला जाता है पटियाला। ठीक है फ्रेंड, पटियाला में अपना राजपाट चलाने लगता है। तो थोड़े दिन बाद फिर उसके दिमाग में वही बात घूमती है कि वादा मेरे साथ किया है और वो घूम उसके साथ रही है, याकूब हफ्सी के साथ। तो वो थोड़ा दिमाग लगाता है अल्तुनिया, मतलब वो गुस्सा सा होने लगता है। तो रजिया से मिलने आता है, तो रजिया फिर कह देती है कि देख मैं तेरी ही हूँ और तेरी ही रहूँगी, भले ही तुम मुझसे दूर हो। ठीक है फ्रेंड, तो मतलब ऐसे वो गोली देती रहती है 2-3 बार। तो अल्तुनिया मतलब बोर हो जाता है, पक जाता है, लेकिन फिर वो ना अपने वहाँ क्या कहते हैं, जहाँ का वो शासक था बठिंडा का, तो वहाँ ना विद्रोह करवा देता है, मतलब मार काट छिड़वा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब विद्रोह को दबाने के लिए भाई इसे तो जाना ही था, क्योंकि ये महारानी थी, या जो भी थी, महारानी थी या राजा था उस टाइम का, ठीक है कुछ भी कह लो। तो जैसे ही ये गई ना, तो इसके साथ वो याकूब भी गया, जो इसका फ्रेंड था, वो हफ्सी। तो जैसे ही अल्तुनिया ने उसको देखा ना कि देख भाई ये तो यहाँ भी आ गया इसके चक्कर में साथ साथ, तो मतलब ज़रूर दाल में कुछ काला है। तो वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है, मतलब पहले से ही समझा के रखता है कि जैसे ही वो आए ना, अगर उसके साथ वो बंदा आए याकूब, तो उसे मतलब ख़त्म कर देना। और जैसे ही वो देखता कि महारानी आई है विद्रोह को दबाने के लिए और ये भी साथ आया है, तो अल्तुनिया के जो सैनिक थे ना, वो उसे मार देते हैं यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अल्तुनिया ने याकूब को मरवा दिया, यानी कि रास्ता साफ हो गया। तो उसे मरवाने के बाद भाई फ्रेंड तो वो भी था, मतलब प्यार करती थी उससे, और ये इसका बचपन का दोस्त था। तो यल्तुनिया गुस्सा हो जाता है, उसे मरवा देता है और रजिया को कैद कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैद करने के बाद रजिया पड़ी रहती है जेल में, और जेल में और भी कैदी वगैरह होते हैं, तो उनके लिए जो जेलर, जो क्या कहते हैं जेल में लगा रखे होंगे इसने सैनिक वगैरह, वो रोटी लेके जाते थे। लेकिन रजिया सुल्तान के लिए खुद रोटी लेके जाता था, मतलब पूरा बढ़िया। आज के टाइम की बात करें तो मतलब जेलर खुद रोटी लेके जाता है, आज के टाइम की पनीर वगैरह दूध घी पूरा चुपड़ के रोटी खिलाने जाता था वल्तुनिया रजिया को लेके, रजिया के लिए। तो खूब मनाने की कोशिश करता है रजिया को कि तू मेरे साथ शादी कर ले, ये है वो है। तो फिर रजिया एक दिन मतलब सोचती है कि ऐसे कब तक मैं जेल में पड़ी रहूँगी, देख ये भी मेरा बचपन का ही दोस्त है, तो इससे मैं शादी कर लेती हूँ। ठीक है, तो मतलब याकूब तो मर गया, अब इसके साथ इसकी शादी हो जाती है, जो बचपन का दोस्त था अल्तुनिया। तो जब ये इधर क्या कहते हैं बठिंडा में इनकी शादी हो जाती है, तब ये दोनों आते हैं दिल्ली। इतने दिल्ली में इसका जो भाई होता है ना बैराम शाह, वो गद्दी पर बैठ जाता है, जो इल्तुतमिश का नालायक लड़का होता है, जो सबसे बड़ा, वो गद्दी पर बैठ जाता है। तो ये क्या कहते हैं उधर से आते हैं, मतलब बठिंडा से दिल्ली की तरफ आते हैं। तो भाई इसका जो भाई था ना रजिया सुल्तान का, वो देखता कि यार सिस्टर गई तो थी दूसरे जीजे के साथ और आ रही है दूसरे जीजे के साथ, तो क्या चक्कर क्या है ये। ठीक फ्रेंड, जो बैराम साहब देखता कि बहन जी गई तो मतलब दूसरे जीजा के साथ और आ रही हैं दूसरे जीजा के साथ, तो उसे दाल में कुछ काला लगता है। तो ये विद्रोह मतलब ये मार काट कर देता है। तो उसकी जो अल्तुनिया की सेना, जो अपने क्या कहते हैं वहाँ से लेकर आया था ना बठिंडा से, जो कुछ उसके सैनिक वगैरह आए थे,
तो दिल्ली में इनकी लड़ाई वगैरह होती है, पर इनकी सेना कम होती है तो ये घुटने टेक देते हैं और ये दिल्ली से निकाल दिए जाते हैं। दिल्ली से ये चले जाते हैं कैथल। कैथल हमारे हरियाणा में ही एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कैथल में आ जाते हैं क्योंकि सेनापति वगैरह थोड़े थे वो मर जाते हैं, तो ये कैथल में आ जाते हैं। लेकिन वो जो इसका भाई था ना बैराम शाह, वो जो 40 तुर्क सरदार थे ना वो उस टाइम मिले हुए थे उसके साथ ही। तो वो 40 तुर्क है ना, जब ये रास्ते में कैथल की तरफ जा रहे होते हैं तो वो 40 तुर्क मिलकर ये बैराम शाह ने भेजे हुए होते हैं, तो ये इनका पीछा करते हुए ना, ठीक है फ्रेंड, तो वो 40 तुर्क मिलकर ना रजिया को मार डालते हैं कैथल में, ठीक है, कैथल में रास्ते में। तो कई किताबों में ये लिखा कि रजिया की मौत डाकुओं ने की थी, और कई किताबों में कई लेखक ये लिखते हैं कि जो जाट थे ना कैथलों के, उन्होंने मतलब रजिया सुल्तान को मार दिया था जाटों ने। तो फिर उन जाटों ने कई बार केस किया उन क्या कहते हैं उन लेखकों पर, तो मतलब कोई लेखक साबित नहीं कर पाया कि जाटों ने उनको मारा हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि भाई जाट बोल रहे थे कि क्यों झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो हमारे ऊपर, तो कोई लेखक ये साबित नहीं कर पाया बात। तो कई किताबों में ये लिखा होता कि जाटों ने मार डाला था रजिया सुल्तान को, बट कई किताबों में ये लिखा होता कि डाकुओं ने मार दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये डाकू वही थे जो 40 तुर्क सरदार थे ना जो रजिया से नाराज़ थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो रजिया यहाँ पर मर जाती है और इसका मकबरा हमारे हरियाणा के कैथल में है। तो वो 40 तुर्क सरदार जिन डाकू वगैरह मिलके मार डालते हैं, तो यहाँ पर रजिया मर जाती है। तो जो ये 40 तुर्क सरदार इसको मार डालते हैं ना, तो यहाँ से एक बहुत ही फेमस लाइन निकलती है जो आजकल बॉलीवुडों में एक गाने में भी यूज हुई है। पता नहीं कौन सा वो गाना है कि अल्लाह बचाए मेरी जान की रजिया गुंडों में फंस गई, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ गाना है बट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ऐसा ही शायद मैंने 1-2 लाइन सुनी है कि अल्लाह बचाए मेरी जान रजिया गुंडों में फंस गई। तो वो गुंडे यही 40 तुर्क सरदार थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये छोटी सी कहानी थी रजिया सुल्तान की। तो आई होप अब आप समझ गए होगे कहानी के थ्रू। अब हम थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे क्योंकि जो मैंने बताया है ना वही लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। यहाँ तक हो गया था ना तखत का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। इल्तुतमिश के वजीर निज़ाम उल मुल्क ने रजिया के दावे का समर्थन नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स। ये वजीर वगैरह वही थे जो मैंने अभी बताया जो 40 तुर्क सरदार थे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये चाहते थे कि कोई स्त्री मतलब राज ना करे, हम ही बैठे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि उस टाइम स्त्रियों को इतनी शक्ति वगैरह नहीं थी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। रजिया ने अपने भाइयों निज़ाम मुल्क ने समर्थन नहीं किया, ठीक है। रजिया ने अपने भाइयों से टकराना पड़ा, ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बता दिया। और शक्तिशाली तुर्क अमीरों से भी वह कुल 3 साल तक शासन करती रही, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया वो अपने भाइयों से भी टकराई और जो शक्तिशाली तुर्क अमीर सरदार थे ना उनसे भी टकराई। उसका शासन 3 साल का था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए। रजिया ने रणथंभौर के खिलाफ एक मुहिम भेजी और अपने पूरे साम्राज्य में सफलता तथा एक साथ कानून व्यवस्था स्थापित की, ठीक है फ्रेंड्स। तुर्क अमीरों ने उस पर स्त्री दुर्लभ का विनम्रता से छोड़ने का तथा याकूब खान के साथ एक अबसीनिया हबसी अमीर के साथ कुछ अधिक लगाव रखने का आरोप लगाया, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जो ये मैंने बताया ना ये तुर्क सरदार अमीर थे ना, ये कह रहे थे कि ये जो स्त्री है ना, स्त्री की मान मर्यादा का पूरा उल्लंघन किया है। विनम्र देखो ये लिखा ना, स्त्री की सुलभ विनम्रता छोड़ दी, मतलब स्त्री की मान मर्यादा का उल्लंघन कर रही है, ये शासन चला रही है। क्योंकि ये खुले मुंह आती थी उस पर दरबार में, खुले मुंह आ जाती थी, सिंहासन में बैठी रहती थी खुले मुंह। तो वही यहाँ बताया गया कि स्त्री की सुलभ विनम्रता छोड़ के याकूब खान जो बताया था मैंने अस्तबल का, ये वो था जो इसे ट्रेंड कर रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। एक हफ्सी और अमीर के साथ अधिक लगाव का आरोप लगाया, ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहानी में बता ही दिया है। सरहिंद जाते हुए एक अंदरूनी बगावत फूट पड़ी, याकूब खान मारा गया, ठीक है फ्रेंड्स। रजिया कैद कर ली गई। रजिया ने कैद में रहने वाले अल्तुनिया को लुभा लिया, ठीक है फ्रेंड्स, तथा उससे शादी करके दिल्ली को पाने के लिए कोशिश की। रजिया बहादुरी से लड़ी पर हार गई। जब वह भाग रही थी तो एक जंगल में डाकुओं के हाथों मारी गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, शॉर्ट में मैंने डिटेल में आपको बता दिया, बट इस बुक में थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स।
इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने रजिया की अत्यधिक प्रशंसा की है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब उसकी तारीफ़ की है रजिया। इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने रजिया की अत्यधिक तारीफ़ की है। रजिया ने सुल्तान जब ये मिन्हाज सिराज कहता है कि रजिया को सुल्तान बनने के सभी गुण मौजूद थे। वह विवेकमय, लोकोपकारी और अपने राज्य में हितैषी न्याय वाली एक प्रजापालक और महान योद्धा थी। ठीक है फ्रेंड्स, बट ये गुण उसके किस काम के, जब वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये कहता है कि ये गुण इसमें किसी काम के नहीं है कि जब वो एक स्त्री थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई जेंट्स वगैरह होता तो अच्छा शासन कर लेता। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ लिखा है ना, अल्तुनिया को लुभा लिया, तो वो जेल में कैद वगैरह थी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, नई वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको कहानी पहले ही सुना दी है। बलबन का युग। ठीक है फ्रेंड्स, रजिया की मृत्यु के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, रजिया की मृत्यु के बाद अलूग खां। ठीक है फ्रेंड, अलूग खां के नाम से एक तुर्क सरदार, जिसे इतिहास उसकी बाद में उपाधि बलबन के नाम से जानता है। ठीक है फ्रेंड, उसने सारी सत्ता अपने हाथों में नहीं ली थी। ठीक है फ्रेंड, बलबन की बात हो रही है, सारी सत्ता अपने हाथ में नहीं ली थी उसने। पहले के काल में उससे उससे पहले के काल में बलबन इल्तुतमिश के छोटे बेटे निसारुद्दीन महमूद के नवाब रह चुका था। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले ना बलबन जो इल्तुतमिश का छोटा बेटा था निसारुद्दीन के दरबार में नवाब रह चुका होगा। ठीक है फ्रेंड, उसने 1246 में गद्दी पाने में मदद की थी। नसरुद्दीन को गद्दी पाने में बलबन ने मदद की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तुर्क सरदारों ने, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है तुर्क सरदारों ने एक षड्यंत्र रचा और बलबन को उसके पद से हटा दिया। ठीक है फ्रेंड, तुर्क सरदारों ने एक षड्यंत्र रचा और बलबन को, मतलब जो नयाब का पद था ना ऊपर, उससे उसको हटवा दिया। ठीक है फ्रेंड, बलबन की जगह इजामुद्दीन रेहान को लाया गया, जो एक भारतीय मुसलमान था। ठीक है फ्रेंड, बलबन की जगह नया नवाब ये था इनामुद्दीन। ठीक है फ्रेंड्स, इमामुद्दीन। ठीक है फ्रेंड्स, नाम भी इनके ऐसे ऐसे हैं, इमामुद्दीन। ठीक है फ्रेंड्स, इमामुद्दीन रहमान को लाया गया, जो एक भारतीय मुसलमान था। कैसे कैसे नाम हैं इनके। बलबन के दल की शक्ति। ठीक है फ्रेंड, बलबन के दल की शक्ति के आगे झुककर सुल्तान महमूद ने रेहान को पदस्थ कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, जो मेन सुल्तान था ना बादशाह, तो ये था महमूद, और महमूद के दरबार जो महमूद था ना, तो जो इसने जो ये क्या कहते हैं, जो रेहान नया मुसलमान आया था नया बनकर, उसको मतलब पद से हटा दिया, क्योंकि बलबन की शक्ति अधिक थी, इसके काल में वो ज़्यादा होंगे इसके पक्ष में। ठीक है फ्रेंड, बोलने वाले जो आज के टाइम पे, ये कह लो आज के टाइम पे जिसके साथ ज़्यादा एमएलए हैं तो उसी की है, अगर एमएलए साथ छोड़ दें तो फिर कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए इसको पद से हटा दिया। आगे चलते, तुर्क सरदारों की अभावना का ध्यान रखकर वह स्वयं गद्दी पर नहीं बैठा। ठीक है फ्रेंड्स, ये चाहता था कि अगर मैं डायरेक्ट गद्दी पर बैठ गया ना, तो तुर्क सरदार जो भी है ना, इनके माइंड में एकदम खटक जाएगी बात, इनको डाउट हो जाएगा अगर मैं डायरेक्ट गद्दी पर बैठ गया। तो वही लिखा है, तुर्क सरदारों की भावना का ध्यान रखकर वह स्वयं गद्दी पर नहीं बैठा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बलबन ने सत्ता पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए यह ऐलान किया कि वे दंत कथाओं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ इसने ये बात कही, बलबन ने सत्ता पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए यह ऐलान किया कि वे दंत कथाओं के मशहूर ईरानी बादशाह अफरियाब का वंशज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कि बलबन कौन से वंश का था, तो अफरियाब वंश का था। इसने खुद अपनी ये मुँह से बात कही थी। उसने सरकारी पदों पर उन लोगों को बैठाने से इनकार कर दिया जो किसी कुलीन वंश से नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जो कोई मतलब कुलीन वगैरह से नहीं होंगे ना, जो मतलब अच्छे उच्च वर्ग के लोग नहीं होंगे, तो जो निम्न वर्ग के लोग होंगे तो उन्हें मतलब अपने पद क्या कहते हैं, अपने राज में मिलाने से इनकार कर दिया, या अपने दरबार में उनको पोस्ट देने से इनकार कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। साथ ही जनता का विश्वास जीतने के लिए वह घोर निष्पक्षता के साथ न्याय करता था। ठीक है फ्रेंड्स, जनता का विश्वास जीतने के लिए वह न्याय मतलब पूरी घोर निष्पक्षता से करता था। आंतरिक गड़बड़ियों से निपटना तथा मंगोलों को पीछे हटाने के लिए उसने एक सैन्य विभाग की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड, स्थापना नहीं, पुनर्गठन किया। तो कई बार यूपीपीसीएस में एग्जाम में क्वेश्चन बना कि दीवान अर्ज क्या होता था, तो ये सैन्य विभाग था। ठीक है फ्रेंड,
दीवान अर्ज एक सैन्य विभाग था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, कई बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बना है। बलबन ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, बलबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अमीर उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अमीर उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे इस पर, अमीर उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे इस पर, एक सेकंड फ्रेंड, अब दिखाई दे रहा होगा, इस पर जोर देने के लिए उसने सिजदा झुककर सर झुककर झुककर सर जमीन तक ले जाना और पावोस बादशाह के पांव चूमना की रस्म आरंभ की। कई बार वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे बनता कि सिजदा और पावोस की प्रथा किसने लागू की थी, ये बलबन ने की थी। सिजदा का मतलब ये था कि झुककर सिर जमीन पर तक ले जाना, और पावोस का मतलब बादशाह के यानी कि बलबन के पैर चूमना था। ठीक है फ्रेंड्स, 1200 बलबन की मृत्यु 1286 में हुई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं मंगोल और उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी प्राकृतिक सीमाओं के कारण भारत अपने इतिहास में अधिकांश समय तक भारी हमलों से सुरक्षित रहा। ठीक है फ्रेंड्स, जो भारत की प्राकृतिक सीमाएं वगैरह थी ना, ये सीमा या नदियाँ वगैरह थी, ठीक है फ्रेंड्स, तो उनकी वजह से सुरक्षित रहा भारत। लेकिन जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था ना कि भारत में अधिकतर हमले जो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो ये रास्ता है ना, इधर से होते थे, तो वही बताया, भारत असुरक्षित था तो केवल उत्तर पश्चिम में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, किसी आक्रांता को पंजाब और सिंध की उपजाऊ वादियों तक पहुंचने से रोकने के लिए काबुल से गजनगी और कांधार तक के क्षेत्र को नियंत्रण करना आवश्यक था। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो ये कांधार वाला क्षेत्र था ना, इसी से हमलावर आते जाते रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत पर हमला करते रहते थे। आगे चलते हैं। ख्वाजमी साम्राज्य के उदय के कारण काबुल, कंधार और गजनवियों पर गौरियों का नियंत्रण समाप्त हुआ और ख्वाजमी साम्राज्य की सीमा सिंध नदी तक आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, ख्वाजमी शासकों और कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारियों के संघर्ष पहले मंगोल मुखिया चंगेज खां का आगमन, जो ठीक है फ्रेंड्स, मंगोल मुखिया चंगेज खां का आगमन, जो स्वयं को गर्व के साथ खुदा का कहर कहा करता था। ठीक फ्रेंड, मंगोलों ने 1218 में ख्वाजमी साम्राज्य पर हमला किया। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे या समझा ही देता हूँ। यहाँ तक हो गया था ना। ख्वाजमी साम्राज्य की सीमा सीधी सिंध नदी तक आ गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से है ना, ख्वाजमी शासकों और कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारियों के संघर्ष, ठीक है, संघर्ष पहले मंगोल मुखिया चंगेज खान का आगमन, जो स्वयं को गर्व के साथ खुदा का कहर कहता था। मंगोलों ने 1218 में ख्वाजमी साम्राज्य पर हमला किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाते हैं मंगोल, और इन्हें ख्वाजमी साम्राज्य था ना, इसको हटा दिया और खुद आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे, एक सेकेंड, अब दिखाई देगा फ्रेंड्स। कालांतर में मंगोलों ने इस क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था की स्थापना की तथा चीन से लेकर भूमध्य सागर के तट के व्यापार पर सुरक्षित हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इन्होंने कालांतर में मंगोलों के इस क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाई और चीन से लेकर भूमध्य सागर तक के व्यापार मार्ग सुरक्षित हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, मंगोलों के आने से मंगोल हमलों ने दिल्ली सल्तनत पर भी गंभीर प्रभाव छोड़े। ठीक है फ्रेंड्स, अनेक शहजादे, बड़ी संख्या में विद्वान, धर्मशास्त्री और बुद्धिजीवी, और ठीक है फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा होगा, अब देखिए बुद्धिजीवी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और प्रमुख परिवारों के लोग दिल्ली आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इधर मंगोल हमला कर रहे थे, ये भाग के इधर आ गए थे दिल्ली। मंगोलों से भारत का खतरा 1221 में पैदा हुआ, जब ख्वाजमी शासक की हार के बाद युवराज अलाउद्दीन खिलजी भागा और चंगेज खां उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी, ये देखिए फ्रेंड्स, अब दिखाई देगा। मंगोलों पर भारत का खतरा 1221 में पैदा हुआ, जब ख्वाजमी शासक की हार के बाद युवराज जलालुद्दीन भागा और चंगेज उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया, यहाँ लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जलालुद्दीन नदी पार करके भारत चला आया। हालांकि चंगेज खान 3 महीने तक
सिंधु नदी के किनारे मंडराता रहा, पर उसने नदी पार करके भारत न आने का फैसला किया। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वो 3 महीने तक वहीं डटा रहा, पर उसने नदी पार करके भारत में एंट्री करने से मना कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जलालुद्दीन की शरण की प्रार्थना को यहाँ से है इल्तुतमिश ने। ठीक है फ्रेंड, इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन की शरण की प्रार्थना को विनम्रतापूर्ण ठुकरा दिया। मतलब ये जलालुद्दीन कह रहा होगा कि मुझे अपने शासन में ले ले, तो ये मतलब आराम से मना कर देता कि भाई तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे शासन में कोई वैकेंसी नहीं है, तेरी जगह नहीं है यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जलालुद्दीन कुछ समय तक लाहौर और सतलुज नदी के किनारे बीच के क्षेत्र में रहा। इसके कारण मंगोलों ने इस क्षेत्र पर अनेक हमले किए। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इल्तुतमिश ने मना कर दिया कि भाई तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, तो ये मतलब लाहौर और सतलुज नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसमें था, और उसको बाहर निकालने के लिए मंगोलों ने इस क्षेत्र पर अनेक हमले किए। ठीक फ्रेंड्स, 1227 में चंगेज खान की मृत्यु के बाद शक्तिशाली मंगोल साम्राज्य उसके अनेक बेटों में बट गया। ठीक है फ्रेंड, इस दौर में बातू खान के नेतृत्व में मंगोलों ने रूस को रौंद डाला। ठीक है फ्रेंड्स, 1227 में चंगेज खान मर जाता है और उसका राज उसके बेटों में बट जाता है। इसी दौर में बातू खान का एक बंदा होगा, तो उसने रूस को रौंद दिया। ठीक है फ्रेंड्स, 1240 में तब तक मंगोल सिंधु नदी के पार करके भारत के कोई अतिक्रमण करने से कतराते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 1240 तक मंगोल थे ना, सिंधु नदी ना तो पार कर रहे थे और ना ही भारत पर कोई आक्रमण करने के लिए कतराते थे, मतलब कोई आक्रमण नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, आखिरकार वो घड़ी आ गई। 1245 में मंगोलों ने मुल्तान पर हमला किया और बलबन के तेजी से आगे बढ़ने की स्थिति संभल गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं। बलबन ने जमकर मंगोलों का मुकाबला किया, तब पर दिल्ली सल्तनत की सीमा धीरे धीरे झेलम से पीछे हटकर ब्यास नदी तक जा पहुंची, जो उस समय रावी और सतलुज के बीच बहती थी। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। बलबन ने यहाँ लिखा है, बलबन ने तबर हिंद सुनाम और सामने के किलों की मरम्मत कराई और मंगोलों को ब्यास नदी पार करने के लिए रोकने के लिए एक भारी सेना लगा दी। अब आगे चलते हैं। उसने ईरान के मंगोल इल खान हलाकू और आसपास के शासकों के पास कटुनीति संदेश भेजे। ठीक है, उसने ईरान और मंगोल इल खान हलाकू और उसके आसपास के शासकों के पास कटुनीति संदेश भेजे, मतलब कड़वी कड़वी बातें लिखकर भेजा होगा। ठीक है फ्रेंड, बलबन ने, यहाँ देखिए बलबन ने लाहौर नगर को फिर से बसाया और 1270 तक उसे दोबारा किलाबंद किया। ठीक है फ्रेंड्स, किलाबंद किया। वह मुल्तान छीनने में भी सफल रहा और उसका स्वतंत्र प्रभार अपने सबसे बड़े बेटे शहजादा महमूद को दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसने मतलब लाहौर को दोबारा बसाया और उसे किलाबंद किया और मुल्तान को भी जीत लिया और उसका मतलब राजपाट अपने बड़े बेटे को दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 1292 में हालांकि 1292 में हलाकू 1292 में हलाकू एक पोते 1292 में हलाकू के एक पोते अब्दुल्ला ने 1.5 लाख घुड़सवारों के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। बलबन की सीमा रेखा तबर हिंद सुनाम आदि के पास जलालुद्दीन खिलजी ने उसे रोक दिया। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इसने भेजा होगा 1.5 लाख घुड़सवारों के साथ दिल्ली की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जलालुद्दीन खिलजी ने उसे रोक दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अक्सास पार के शासक दावा खान ने ईरान के अल खान पर भारी पड़ने में असमर्थ होने के कारण भारत विजय का प्रयास किया। ठीक है फ्रेंड्स, 1297 में उसने दिल्ली की रक्षा कर रहे किलों पर एक के बाद एक हमले किए। ठीक है फ्रेंड्स, ईरान का जो ये अल खान शासक था ना, तो ये भारत को जीतने के प्रयास में था, तो उसने दिल्ली में की जो रक्षा कर रहे थे किले, उन पर एक के बाद एक हमले किए। 1299 में उसके बेटे कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में 2 लाख मंगोलों की सेना दिल्ली विजय के लिए पहुंची। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली विजय के लिए पहुंची। आगे देखते हैं। दिल्ली पर शासन कर रहे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के बाहर मंगोलों का मुकाबला करने का फैसला किया। इस झड़प में उसका मशहूर सेना नायक जफर खां मारा गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते 1303 में 1,20,000 की सेना लेकर मंगोल फिर आए।
ठीक है फ्रेंड्स, 1303 में मंगोल 1,20,000 की सेना लेकर फिर आए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के खिलाफ राजपुताना में एक मुहिम पर था। ठीक फ्रेंड्स, जब ये आ रहे थे तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में था। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन चित्तौड़ में मुहिम पर था वापस भागा और दिल्ली के पास अपनी एक नई राजधानी सीरी में जमकर बैठ गया। दोनों सेनाएं 2 माह तक आमने सामने खेमा डाले पड़ी रहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आमने सामने रहे ये 2 माह तक, पर लड़ाई नहीं की। ठीक है फ्रेंड्स, अंत में बिना कुछ प्राप्त किए मंगोल फिर से पीछे हट गए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हें पता ये भी पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है, तो ये मंगोल पीछे हट जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मंगोल अब दिल्ली के लिए खतरा नहीं रहे। ठीक है फ्रेंड, मंगोल अब दिल्ली के लिए खतरा नहीं रहे जब तक एक नए विजेता तैमूर ने मंगोलों को एकजुट नहीं किया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो इनका एक मंगोल अब दिल्ली के लिए खतरा नहीं था, क्योंकि ये पीछे हट गए थे, तो कोई एक नया विजेता आता है तैमूर। ठीक है फ्रेंड, तैमूर आया है और तैमूर ने मंगोलों को एकजुट किया, मतलब एक साथ किया सबको, और उनमें जोश भरा, कुछ मोटिवेशनल स्पीच देके। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए लिखा हुआ है मंगोलों को एकजुट किया। ठीक है फ्रेंड्स, मंगोलों की अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर दिल्ली के सुल्तानों ने फिर से लाहौर को जीत लिया और आगे चलकर अपनी सीमा को सिंधु नदी तक बढ़ा ले गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा छठा चैप्टर। अब मंगोल आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, पर ये हमला नहीं कर पाए और ये तैमूर आता है। तो फ्रेंड जब एक शायद आई थिंक करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे का भी नाम तैमूर है, क्योंकि जब उसका नाम रखा गया था ना, तो काफ़ी लड़ाई वगैरह हुई थी उस टाइम, काफ़ी आलोचना हुई थी। ठीक है फ्रेंड, बट मैं उस पर बात नहीं करूँगा। आलोचना क्यों हुई थी, क्योंकि सबको पता है, क्योंकि तैमूरों ने भारत में बहुत आक्रमण किए थे, बहुत मार काट की थी, इसलिए उसके नाम पर थोड़ा बहुत विवाद हुआ था। बट वो एक अलग फैक्टर है, बट हम यहाँ इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नीचे हमारे लिए कुछ है नहीं, ये तो आंतरिक वगैरह विद्रोह है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ है नहीं, जो मेन चैप्टर था ना वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, थोड़ा चैनल को ग्रो करवाओ, ताकि मुझे भी मज़ा आए पढ़ाने में और आप लोगों को भी मज़ा आए। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर नंबर हमारा 6 थे, और इसके बाद 6 चैप्टर रह गए हैं, जो हाल फिलहाल में बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद हम आगे मूव फॉरवर्ड कर जाएंगे अपने आने वाले जो नई बुक है ना हमारी, जो रामशरण शर्मा की है, प्राचीन भारत यानी कि एंसेंट हिस्ट्री पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने देख लिया है अलाउद्दीन खिलजी, मंगोलों वगैरह को, और आने वाला चैप्टर जो भी है बढ़िया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दिखाई देता हूँ आपको। तो ये है आने वाला चैप्टर हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत 14वीं सदी के प्रसार और पतन, मतलब दिल्ली सदी का चरम सीमा और पतन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, खिलजी और तुगलक वंश को देखेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ फ्रेंड लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।